रिसेंटली एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को अनचेंज रखा। यानी पहले भी रेपो रेट 5.5% चल रही थी और अब इस मीटिंग के बाद भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। अब एक सवाल आता है, क्या आरबीआई रेपो रेट को घटाना चाहता था क्या? बिल्कुल। अगर आप आरबीआई के मन से पूछोगे ना, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा से, तो आरबीआई एटलीस्ट ये चाहता है कि देश में 0.25% तो रेपो रेट घटाई जाए। एटलीस्ट रेपो रेट अगर 0.25% घटेगी तो रेपो रेट घट के 5.25% पे आ जाएगी। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अगर रेपो रेट घटती है तो इससे आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जो भी लोन है वो सारे के सारे सस्ते हो जाएंगे। यानी जितनी भी आप ईएमआई भर रहे हो वो ईएमआई सस्ती हो जाएगी। फिर दूसरा सवाल आता है कि फिर आरबीआई ने रेपो रेट क्यों नहीं घटाई? रेपो रेट इसलिए नहीं घटाई क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है। जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखे इंडिया के ऊपर 50% के, वो मेन कारण है। तीसरा सवाल ये बनता है कि अगर ये ट्रेड वॉर कह रहा हूं, अगर ये टैरिफ लगातार चलते रहते हैं, या मान लो डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा दिमाग और खिसक जाता है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया के ऊपर 50% नहीं, अब तो मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा, तो क्या ये रेपो रेट बढ़ भी सकती है क्या? बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर रेपो रेट बढ़ गई, अगर टेंशंस और बढ़ गई और इंडिया और यूएस के बीच में, और अगर मान लो अब पता क्या है, अब 26, 27 और 28 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया आना है। वहां पे वो एक तो एशियान देशों के लीडर से मिलेंगे, दूसरा अमेरिका के कंटेक्स्ट में जो ईस्ट में नेशंस हैं उनके साथ कुछ लीडर्स के साथ मीटिंग होनी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की एक मीटिंग, अगर बायलैटरल मीटिंग हो जाती है और उस मीटिंग में अगर ट्रेड डील के ऊपर कुछ कंक्लूजन निकल जाता है, अगर ट्रेड डील हो जाती है और मान लो ये टैरिफ इंडिया के ऊपर कम हो जाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हम ये कह सकते हैं कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होगी ना, जो हर 2 महीने में एक बार होती है ये एमपीसी की मीटिंग, तब तो हम ये कह सकते हैं कि अगली एमपीसी की मीटिंग में हम ये देख सकते हैं कि आरबीआई रेपो रेट को 5.25% कर दे। क्योंकि आरबीआई ने साफ कहा है, अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम अगली मीटिंग में 0.25% घटाएंगे और उससे अगली मीटिंग में फिर 0.25% और घटा देंगे, और ओवरऑल टारगेट है कि जी 5% पे रेपो रेट को ला देंगे। अगर 5% पे रेपो रेट आ गई, तब तो आप सोचो कि आपके होम लोन, कार लोन, जितने भी लोन है सारे सस्ते हो जाएंगे। लेकिन अब ये 26, 27, 28 अक्टूबर को अगर ट्रेड डील पे कुछ समाधान नहीं निकलता, अगर टैरिफ के ऊपर कुछ समाधान नहीं निकलता, और जैसे चीजें अभी चल रही है इंडिया यूएस के रिलेशन में ऐसी ही चलती रहती है, तो आप अगली मॉनेटरी पॉलिसी में ये देख सकते हो कि जी आपकी जो रेपो रेट है वो बढ़ के 5.75% पे भी पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जितनी किस्तें अभी आप भर रहे हो अपने होम लोन की, कार लोन की, पर्सनल लोन, जो भी लोन है, तो फिर वो महंगे भी हो सकते हैं। अब ये तो चलो ओवरऑल मैंने आपको कहानी समझाई, बहुत से लोगों को नहीं भी समझ आया होगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि जी रेपो रेट होती क्या है। इंटरनेशनल प्रेशर हमारे को डिसाइड करके बताएगा कि हम अपनी रेपो रेट घटाएं या बढ़ाएं। ये तो आरबीआई तय करता है ना कि रेपो रेट को घटाना है कि बढ़ाना है। अमेरिका का क्या एंगल है वो बताएगा कि हमें कि हम रेपो रेट को बढ़ाएं या घटाएं। सब कुछ मैटर करते हैं, जियो पॉलिटिक्स है एक तरह से, समझ के बात को। अब देखो आसान भाषा में, चलो ये तो इसी के ऊपर लिख दिया मैंने, ये आर्टिकल था कि अनचेंज रखिए। दूसरा आर्टिकल ये है, ट्रंप एंड टैरिफ कुड डिसाइड द कोर्स ऑफ आरबीआई रेट रिवीजन। ठीक है, ट्रंप और उसके टैरिफ ही डिसाइड करेंगे कि आरबीआई क्या अगले स्टेप्स लेगा। चलो अब समझना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, रेपो रेट बहुत से लोगों को पता है, लेकिन पूरा अगर आपको नॉलेज लेना है तो आराम से आप समझो। ठीक है, देखो जिस रेट पे, यहां मैं लिख देता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिस ब्याज पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक को लोन देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। जैसे मान लो अगर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा उधार लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो 5.5% पे उधार देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि रेपो रेट 5.5% चल रही है। दूसरा सवाल, क्या सारे के सारे बैंक सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसा उधार लेते हैं क्या? नहीं। देखो बैंक का मेन काम क्या है। अगर बैंक को, जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लिख के चल रहा हूँ, ठीक है जी, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन बिजनेस क्या है, उसको पैसा कहीं से भी आए वो पैसा लेगा और उस पैसे को आगे लोन दे देगा। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये चाहेगा कि मेरे को कम से कम ब्याज देना पड़े पैसा लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा ब्याज में आगे लोन दे दूं। उसके लिए एसबीआई को क्या करना पड़ेगा? करंट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा खोलने पड़ेंगे, सेविंग्स अकाउंट ज्यादा से ज्यादा खोलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा आप करंट अकाउंट पे रखते हो उस पर 0% ब्याज देता है बैंक, जो पैसा सेविंग अकाउंट पे रखते हो उस पर सिर्फ 2% ब्याज देता है। तो इन्हें हम लो कॉस्ट फंड बोलते हैं बैंक की भाषा में, समझ गए? तो बैंक तो चाहेगा इस तरीके से ज्यादा पैसा है, लेकिन कुछ पैसा एफडी की फॉर्म में भी आता है बैंक के पास, जिसपे बैंक को 6% ब्याज देना पड़ता है। तो आरबीआई ये कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है ना बैंक की, आरबीआई ये मान के चलता है कि वो रेपो रेट ही है, यानी आज की डेट में 5.5% ही है। ठीक है, क्योंकि जब रेपो रेट घटती है तो एफडी के ब्याज दर भी कम हो जाती है, वो सब चीजों में चेंज हो जाता है। तो आरबीआई ये कहता है कि बैंक की जो ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट है ना, वो रेपो रेट ही है, क्योंकि बैंक को सैलरी भी देनी है, ऑफिस के खर्चे, मोटी कहानी है। तो बैंक ये कहता है, सॉरी आरबीआई ये कहता है, कल को बैंक अगर कोई लोन देना चाहे तो एटलीस्ट रेपो रेट से तो महंगे ही ब्याज दर पे लोन देगा ना। भाई एक सिंपल सी चीज समझो, आरबीआई कहता है 5.5% पे, तो आरबीआई मान के चल रहा है कि बैंक को ही कॉस्ट लग जाती है पैसा उठाने में। तो कल को कोई बैंक ये थोड़ी कह सकता है कि मैं लोन 5% पे दे दूंगा, अगर ऐसा करेगा तो बैंक डूब ही जाएगा।
तो इसीलिए 5.5% पे तो बैंक के पास खुद पैसा आ रहा है। मान लो होम लोन वो दे रहा है 8% पे, तो 2.5% हो गया जी बैंक का प्रॉफिट। समझ के बात को, इसीलिए होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाता है। समझ के बात को। अब सवाल आता है कि रेपो रेट अगर, अच्छा चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं, कल को आरबीआई रेपो रेट घटा दे, जो कि आरबीआई चाहता है, मान लो घटा के 5% कर दे, तो जो होम लोन अभी 8% पे चल रहा है, बैंक का प्रॉफिट तो 2.5% है, वो होम लोन घट के 7.5% पे आ जाएगा। अगर होम लोन घट के 7.5% पे आ गया तो इससे आपकी और मेरी जो किस्तें हैं वो कम हो जाएगी। सेम यही चीज़, यही कंसेप्ट पर्सनल लोन पे लगता है, यही कंसेप्ट आपका जो है कार लोन पे लगता है, जितने भी लोन है, यानी सारे के सारे लोन सस्ते हो जाएंगे अगर आरबीआई रेपो रेट को घटा दे। कल को आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा दे, मान लो अभी 5.5% चल रही है, आरबीआई बढ़ा के 6% कर दे, 2.5% बैंक का प्रॉफिट है, 6 और 2 8 और 8.5%, तो अब हमारा होम लोन 8.5% पे पहुंच जाएगा। यानी अगर मेरी किस्त 50,000 रुपए की जा रही है तो मेरे को किस्त बढ़ा के 55,000 रुपए की करनी पड़ेगी, तो सबका जो है नुकसान है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, अभी फिलहाल आरबीआई 5.5% रेपो रेट चल रही थी, तो कंटिन्यू 5.5% ही रखिए, तो चलो कोई बात नहीं, जितनी किस्त जा रही थी उतनी ही जा रही। अब सवाल आता है कि फिर इसमें यूएस का क्या एंगल है, टैरिफ का क्या एंगल है। देखो अब आरबीआई, एक सिंपल सी चीज़ समझो, हमारे देश की जीडीपी क्या है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+NX प्लस में G। सी होती है कंजम्पशन, कि आप और मैं देश में कितना खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। आई होती है इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से कुछ पैसा आया हमारे देश में, मान लो अंबानी अडानी इन्होंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, सरकार ने सड़कें बना दी, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है एक तरह से, तो सड़कें तो नहीं आएंगी खैर, उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी किसी भी जरिए से हमारे देश में पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जितनी ज़्यादा आएगी उतनी हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। एनएक्स होते हैं नेट एक्सपोर्ट, कि हमने यहाँ सामान बनाया, विदेश में बेचा और हमारे देश में डॉलर आ गए, समझ गए, सामान बेच के डॉलर आ गया ना, तो ये जितना ज़्यादा नेट एक्सपोर्ट होगा उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जी होती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई, नए रेलवे ब्रिज बिछा दिए, जितना सरकार खर्चा करेगी उससे भी हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। अब विवाद ये है कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स गिरने लगे। क्यों गिरने लगे? क्योंकि 50% जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं उस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस में कम हो गए। अगर हमारे एक्सपोर्ट यूएस को कम हो रहे हैं, भाई हम सामान तो बना रहे हैं लेकिन वहाँ उन्होंने इंपोर्ट एक तरह से टैक्स बढ़ा दिया 50%, तो वो सामान अमेरिका में जाके हो गया महंगा। वही सामान अगर चाइना बेच रहा है या कोई और देश बेच रहा है सस्ते में, उसके ऊपर टैरिफ है नहीं है, तो हमारा सामान वहाँ महंगा बिक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका में घट गए। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स घट गए तो यहाँ पे समझो, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे तो हमारी जीडीपी भी गिर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होने लगेंगे तो हमारी जीडीपी भी गिरने लगेगी। अगर जीडीपी गिरने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है सरकार भी गिर जाएगी। तो सरकार को ये चीज़ तो पता है कि जीडीपी के नंबर्स तो दिखाने पड़ेंगे। अब जीडीपी के नंबर दिखाने के लिए एक तरीका है कि नेट एक्सपोर्ट्स तो हम रोक नहीं सकते। अगर ऑब्वियस सी बात है उन्होंने टैरिफ लगा दी है हमारे ऊपर, तो अब कंट्रोल नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है भाई, उनका देश वो जाने उनको क्या करना है। लेकिन हम अपनी जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कंजम्पशन बढ़ा लूँ कि मैं अपने ही देश में ज़्यादा खर्चा करने लग जाऊँ तो उससे मेरी जीडीपी ऊपर उठेगी, तो इसको एक तरह से वो कर लेगी, मतलब समझ गया ना बात को। लेकिन कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपनी रेपो रेट को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी रेपो रेट को 5.5% से घटा के 5% कर देता हूं तो इससे मेरे सारे के सारे लोन सस्ते हो जाएंगे। यही आरबीआई करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, कर नहीं पा रहा बेचारा। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब एक सवाल आता है कि रेपो रेट घटाने से मेरी कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी। देखो, अगर मैं रेपो रेट घटा दूंगा और मेरा होम लोन 8% से गिर के 7.5% पे आ जाता है और मान लो सारे लोन सस्ते हो जाते हैं, तो जब लोन सस्ते होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मार्केट में पैसा आता है। भाई मान लो मैंने भी लोन ले लिया, आपने भी लोन ले लिया, अब हमारे पास पैसा आ गया। अब हम इस पैसे को कोई रियल एस्टेट में डालेगा, कोई पर्सनल लोन लेगा या कार लोन लेगा, गाड़ी लाएगा, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा जाएगा। भाई मान लो मैं घर खरीदता हूँ या फिर प्लॉट खरीदता हूँ, फिर कहता हूँ घर बनाऊंगा, तो भाई सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, तो सारे का सारा कंजम्पशन का सामान है ना। तो जब आरबीआई रेपो रेट को गिराता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? लोन सस्ते होते हैं। लोन सस्ते होते हैं तो ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, तो इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। भी मार्केट में जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आया तो मैंने सबने खर्चा करना शुरू कर दिया। कोई सीमेंट लाया, कोई कुछ लाया, घर बनाया, इंटीरियर डिज़ाइनर, फलाना ढिंकना, आर्किटेक्ट किया, ये किया, वो किया, तो कंजम्पशन तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन मार्केट में पैसा भी ज़्यादा कर दिया। और जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे महंगाई भी बढ़ती है। समझ गए? भाई आज हमारे पास, आपकी जेब में भी 10,000 है, मेरी जेब में भी 10,000 है, कल को लोन सस्ते हो गए, आप भी लोन ले आए, मैं भी लोन ले आया, हमने मार्केट में पैसा डाला, लोगों के, दुकानदारों के पास भी पैसा हो गया, सबके पास पैसा हो गया। कल तक आपकी मेरी जेब में 10-10 हज़ार थे, आज हमारी जेब में 50,000 रुपये हैं और सबकी जेबों में पैसा आ गया। अब हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप भी कैपेबल हो, मैं भी कैपेबल हूँ, तो धीरे धीरे करके सामानों के दाम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है। भाई इससे कंजम्पशन तो बढ़ती है, जीडीपी भी बढ़ती है, लेकिन देश में महंगाई भी बढ़ती है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि महंगाई को कोई तो कंट्रोल करता होगा। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग है ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी होती है। आरबीआई कहता है कि देश में महंगाई होनी चाहिए, महंगाई अच्छी चीज भी है, महंगाई आपकी ग्रोथ को दिखाती है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि गरीब आदमी मर जाए। आरबीआई का टारगेट होता है कि महंगाई जो है ना वो 2% से लेकर के 6% के बीच में बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो महंगाई आपकी 0% से बढ़ रही है तो आप कहोगे देश में मंदी है, बिल्कुल खत्म है, यहाँ की रियल एस्टेट खत्म है, बिल्कुल। तो मंदी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तरह 32% से आपके देश में महंगाई बढ़ रही है, वो चीज़ भी गलत है। ना मंदी अच्छी, ना बहुत ज़्यादा महंगाई अच्छी। तो इसलिए आरबीआई एक टारगेट लेके चलता है कि देश में 2% से लेके 6% के बीच में ही महंगाई बढ़नी चाहिए। अच्छा, फिलहाल कितनी स्पीड से बढ़ रही है? फिलहाल 2% से लेके 2.5% के बीच में ही बढ़ रही है। तो फिर एक सवाल आएगा कि फिर तो घटा दो ना रेपो रेट को। रेपो रेट 5.5% है, घटा के 5% कर दो, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जो नेट एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं उसका फर्क खत्म हो जाएगा, हमारी कंजम्पशन इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी जीडीपी बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास बफर जोन तो है ही है भाई, रेपो रेट कम करेंगे महंगाई बढ़ के 4% तक चली जाएगी, तब भी हम 6% के टारगेट को तो नहीं लेके जा रहे। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई भी यही कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आरबीआई एक बैकअप लेके चल रहा है। किस चीज़ का बैकअप? कि जो अभी टैरिफ लगे हैं ना, ठीक है जी, ये टैरिफ का जो बैकअप है ना वो आरबीआई लेके चल रहा है, इसीलिए आरबीआई अपनी रेपो रेट को नहीं घटा रहा। अब एक सवाल आएगा कि टैरिफ का क्या लेना देना भाई, सिंपल सी बात है, क्लियर तो हो गया ना कि कंजम्पशन हम बढ़ा देंगे, ठीक है जी। नेट एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, चलो गिर ही रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, वो जीडीपी को ओवरऑल ठीक कर देगी। देखो, जो नेट एक्सपोर्ट है ना वो गेम चेंजर पॉइंट भी है। देखो, अब क्योंकि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स गिर गए तो जितना सामान हम पहले बेचते थे अब उसका मान लो आधा बेच रहे हैं, तो जितना डॉलर भाई सामान जब हम इंडिया में बनाते हैं, अमेरिका में बेच दिया, बदले में हमें वो डॉलर देगा, वो डॉलर हम अपने देश में ले आते थे, समझ के बात को। तो जितना डॉलर पहले हमारे देश में आ रहा था, अब मान लो उसका आधा ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के जो इंपोर्टर हैं, जो बाहर से सामान देश में लाते हैं, क्योंकि फल फ्रूट सब्जियां सारी चीज़ें, पेट्रोल है ना, फ्रूट भी आता है, यूरिया भी आता है, खाद वाद सब कुछ, बहुत सारा सामान हमारे देश में इंपोर्ट भी तो होता है। वो इंपोर्ट तो अभी लगातार चल ही रहा है ना, उस पर तो कोई गिरावट नहीं आई है। एक्सपोर्ट कम हो गए, देश में डॉलर आने कम हो गए, लेकिन जो इंपोर्टर है मान लो लेट अस सपोज कि चाइना से कोई सामान हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है जी। अब चाइना वाला ये थोड़ी कहेगा कि इंडियन रुपीस में दे दो पैसा, चाइना वाला तो ये कहेगा ना कि मेरे को भी डॉलर चाहिए। अब देश में डॉलर आ तो कम रहा है, लेकिन जो डॉलर जाने वाला है वो उतना ही है, समझ गए मेरी बात को। और जब देश से बाहर ज़्यादा डॉलर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बार बार इंपोर्टर को तो डॉलर चाहिए ना, इंपोर्टर तो बार बार कहेगा बैंक को, इंपोर्टर बार बार बैंक में जाएगा, कहेगा ये लो इंडियन रुपीस पकड़ो, मेरे को बदले में डॉलर दे दो, क्योंकि मेरे को बाहर चाइना वाले बंदे को डॉलर देने हैं। तो हम बार बार, अब बैंक कहाँ से डॉलर लाएंगे? ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में ही तय होता है। अगर हम बार बार डॉलर मांगते रहेंगे तो इससे क्या होगा? इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरेगी और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी रिसेंटली आप देख भी रहे होगे कि डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इंडियन रुपीस लगातार वीक होता जा रहा है, क्योंकि बार बार आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, कह रहे हो रुपी पकड़ो डॉलर दो, रुपी पकड़ो डॉलर दो। तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ को हम बार बार मांगेंगे उसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग होगी, यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और बार बार जो चीज़ हम बेच रहे हैं, इंडियन रुपीज़ को बेच के बदले में डॉलर खरीद रहे हैं, तो ज़्यादा इंडियन रुपीज़ मार्केट में होगा तो उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। और जब इंडियन रुपीज़ वीक होता है, जो अभी हो रहा है, जब इंडियन रुपीज़ वीक होता है, इससे भी देश में महंगाई बढ़ती है। बोलो क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक चीज़ समझो, मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़े टाइम पहले $1 80 के बराबर था और आज $1 90 के बराबर पहुंच गया, मान के चलते हैं, ठीक है। अब मान लो जो लेट अस सपोज कि एक बैरल ऑयल मंगाना है, ठीक है जी, और उस ऑयल की वैल्यू मान लो $8,000 के बराबर है, ठीक है जी, $8,000 के बराबर एक बैरल की वैल्यू है। तो मान के चलो पहले क्या होता था कि मान लो वो नहीं, इसको ना रुपये में मत लो, एक काम करो, मान लो $100 के बराबर है, ठीक है, हाँ $100 लेके चलते हैं। तो एक बैरल मान लो हमारे को तेल इंपोर्ट करना है, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में $100 के बराबर है। तो जब रुपी $80 के बराबर था तो हमारे को $8,000 देने पड़ते थे और एक बैरल ऑयल हमारे देश में आ जाता था। लेकिन अब $1 90 के बराबर हो गया, वही एक बैरल की वैल्यू तो मार्केट में $100 ही है, लेकिन वो इंपोर्ट करने के लिए अब हमारे को $9,000 का खर्चा करना पड़ता है, समझ के बात को। तो जब तेल देश में महंगा आएगा, वो तो चलो सरकार अपनी सब्सिडी जो अपना कट है उसको एडजस्ट कर देती है तेल में, लेकिन तेल महंगा तो हो गया हमारे लिए। अब मान के चलो कोई और एग्जाम्पल लो, कोई खाद है, खाद हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मान लो $100 की वो खाद थी, ठीक है जी। तो पहले हमें $8,000 में आ जाती थी, अब वही खाद $9,000 में किसान को पड़ रही है, फिर आगे बिकेगी, बीच में समझ रहे हो बात को, ब्रोकर्स वगैरह सब मिला मिलू करके। अगर खाद महंगी आएगी तो फसल महंगी बनेगी, फसल महंगी बनेगी तो हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो कहने का मतलब अगर रुपी वीक हो रहा है, समझ रहे, अब इस टैरिफ की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो इंडियन रुपीज़ है ना
उसकी वैल्यू कमज़ोर होती जा रही है। अगर रुपी कमज़ोर होगा तो उससे भी हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये जो पूरा आर्टिकल था ना, वो यही समझा रहा था कि आरबीआई अभी डबल मार नहीं दे सकता। आरबीआई अभी ये नहीं कह सकता, एक तो देखो भाई 2.5% हमारे देश में इन्फ्लेशन चल रही है, 2% से लेके 6% के बीच में हमारा टारगेट होता है। अब अगर ये टैरिफ चलते रहे तो ऑब्वियस सी बात है रुपी लगातार लुढ़कता रहेगा, कमज़ोर होता रहेगा। रुपी कमज़ोर होगा तो फिर महंगाई 3% भी होएगी, 3.5% भी होएगी। वहीं अगर मान लो आरबीआई एक और ये गेम खेल देता है आपको और मेरे को खुश करने के लिए कि हम अपनी रेपो रेट को घटा के 5% पे ले आते हैं, फिर लोगों के पास तो पैसा आ जाएगा। मार्केट में रुपी पहले ही कमज़ोर है, लोगों के हाथ में और पैसा दे दिया, लोग और खर्चा करेंगे, इससे और महंगाई बढ़ेगी। तो फिर आरबीआई सोच रहा है कि कहीं हम 6% के टारगेट को भी वो ना निकाल के चले जाएं, इसलिए अभी आरबीआई रेपो रेट को अनचेंज रख रहा है। अगर टैरिफ चलता रहा तो ऑब्वियस सी बात है रेपो रेट बढ़ानी भी पड़ सकती है, क्योंकि महंगाई को तो कंट्रोल करके ही रखना है। समझ के बात को। उम्मीद करूंगा कि पूरा आर्टिकल आप समझे होगे और आपको नॉलेज भी मिली होगी कि कैसे सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछना, कोशिश करूंगा मैं सारे के सारे आंसर करने की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।